नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका नव भारत निर्माण अर्थात न्यू इंडिया के इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के उत्तर लेखन शैली विकास कार्यक्रम में मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में, जिसमें आरएस में जो 15, 50 और 100 शब्दों में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके उत्तर का प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से होगा दोस्तों, उसी कड़ी में आज हम इंडियन पार्लियामेंट के पार्ट 2 को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें मैंने बहुत सारे ऐसे चीजें आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा जहां से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। जैसे हमने एक पूरा पार्लियामेंट जब पढ़ा तो उसमें लोकसभा, राज्यसभा, इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ने का प्रयास किया। दोस्तों, आज की इस क्लास का मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो बेसिकली राज्यसभा और लोकसभा का तुलनात्मक अध्ययन करना जरूरी है, और वहां से लगभग हर साल एक बार छोड़ करके और दूसरे साल क्वेश्चन जरूर आता है। तो एक तो हम देखेंगे कि राज्यसभा और लोकसभा के तुलनात्मक अध्ययन से कंपैरेटिव स्टडी से क्वेश्चन क्या बनते हैं, क्योंकि दोनों संसद के सदन हैं, लेकिन किन क्षेत्रों में राज्यसभा की शक्ति लोकसभा के बराबर है, किन क्षेत्रों में राज्यसभा की शक्ति लोकसभा से कम है, और किन क्षेत्रों में राज्यसभा को विशेष शक्तियां दी गई है उस पर चर्चा करेंगे, और वहां से आपके एग्जाम में कैसे प्रश्न बन सकते हैं उसको मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ सेकंड पॉइंट जो आपका होगा वो होगा राज्यसभा की विशेष शक्तियां, द स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा। उसमें 249 और 312 की चर्चा में यहां पर करने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, वर्तमान में हमारी संसद का विस्तार हुआ है और इस क्रम में सेंट्रल विस्टा का निर्माण हो रहा है। बहुत सारे नए फीचर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अभी लेटेस्ट आपको पता है कि मंत्रिमंडलीय विस्तार हुआ है, और उस मंत्रिमंडलीय विस्तार के माध्यम से भी कई एग्जाम में प्रश्न आपके पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो वहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा उसको भी बताने का प्रयास करूंगा। जैसे सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि क्या होती है, और संसदीय विशेष अधिकार क्या होते हैं, उसमें संसद के सदस्यों के अधिकार क्या है और संसद के सदन के अधिकार क्या है। और पूरे भारत में लगातार चर्चा में आपने देखा बंगाल के चुनाव में किस प्रकार बंगाल के कई टीएमसी के मंत्री और एमएलए छोड़ करके बीजेपी में गए और बीजेपी से वापस टीएमसी में आए। मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस के बहुत सारे विधायक जो है वो बीजेपी में चले गए। तो ये दल बदल क्या है और दल बदल विरोधी कानून क्या है, यहां से आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं उसको भी मैं बताने का पूरा प्रयास यहां पर करूंगा दोस्तों। तो ये पॉइंट्स आज आपको जानने का प्रयास करेंगे। अब इस ओवरव्यू के बाद मैं बताना चाहूंगा सबसे पहले आपके किस पार्ट से कौन से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं दोस्तों। जैसे संसदीय शासन प्रणाली में संसद से निम्नलिखित प्रश्न बन सकते हैं। एक तो हमने पूरा पार्ट मोटा मोटा तो कर लिया, लेकिन उसके बाद देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन बनेंगे। जैसे सबसे पहले तुलनात्मक अध्ययन की बात करें तो वे कौन से क्षेत्र हैं दोस्तों, यहां पर आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा वे कौन से क्षेत्र हैं जहां राज्यसभा की स्थिति लोकसभा के बराबर है। और इस प्रकार का क्वेश्चन आपका आने वाले कल में आरएस में 100 वर्ड्स में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन हम देखने का फिर प्रयास करते हैं दोस्तों, और दूसरा है वे कौन से क्षेत्र हैं जहां राज्यसभा की स्थिति लोकसभा के बराबर नहीं है। एक तो पहला पॉइंट तो बराबर है और दूसरा बराबर नहीं है। बराबर नहीं है का मतलब क्या होगा कि वो कौन सी शक्ति जो लोकसभा के पास ज्यादा है। तो ये भी आपका आने वाले कल में आरएस में 100 वर्ड्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। यहां पर मैं बताना चाहूंगा जो मैंने एनालिसिस किया, ये दोनों क्वेश्चन यूपीएससी आईएएस एग्जाम में पूछ लिए गए हैं, लेकिन यूपीएससी में जब क्वेश्चन पूछा गया तब ये वहां पर 150 और 250 शब्दों में वहां प्रश्न है, ध्यान रखना। और चूंकि यहां पर आरएस के मेंस के एग्जाम की मैक्सिमम जो लिमिट है वो आपका 100 वर्ड्स है। उसके बाद ये सबसे अधिक बार शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राज्यसभा की विशेष शक्तियों का उल्लेख कीजिए। यहां पर विशेष शक्तियों का मतलब वे शक्तियां जो बेसिकली लोकसभा के पास नहीं है। ये भी आपका 50 या 100 वर्ड में ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन आपका आएगा, संसदीय विशेषाधिकारों से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू माइंड बाय
पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, संसदीय विशेषाधिकार क्या होते हैं, यहां से भी आपका 100 वर्ड में 100 शब्दों में यह क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद 21वीं सदी के बदलते परिवेश में राज्यसभा की प्रासंगिकता को स्पष्ट कीजिए, तो इसको भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। संसदीय समितियों पर संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत कीजिए। दोस्तों ध्यान रखना, इंग्लिश में यहां पर 100% होगा, शॉर्ट नोट लिखिए, यहां पर कमेंट शब्द नहीं होगा बल्कि शॉर्ट नोट होगा, और यह भी आपका 100 वर्ड्स में इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, 100 शब्दों में। उसके बाद क्वेश्चन आपका है लोकलेखा समिति क्या है, इसकी संरचना और कार्यों का उल्लेख कीजिए। 100 वर्ड्स में यह भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, और हो सकता है कि लोकलेखा समिति केवल 15 शब्दों में पूछ ले, तब आपको उत्तर क्या लिखना होगा। इसी प्रकार प्राक्कलन समिति क्या है, इसके कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए, यह भी आपका क्वेश्चन 100 वर्ड्स में पूछा जा सकता है। प्राक्कलन समिति एवं लोकलेखा समिति का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। और एक मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, जब हम इसको पढ़ रहे हैं राज्यसभा को, तो एक क्वेश्चन चूंकि कल रात को मतलब 7 जुलाई 2021 को राजस्थान की कैबिनेट ने राजस्थान में विधान परिषद के गठन के लिए प्रपोजल पास कर दिया है कैबिनेट के द्वारा, तो इन फ्यूचर में आने वाले आरएस एग्जाम में विधान परिषद से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, और उसमें मेंस में आपका क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि राज्यसभा की विधान परिषद से तुलना कीजिए या विधान परिषद की राज्यसभा से तुलना कीजिए, ऐसा प्रश्न भी आपका बन सकता है। साथ ही साथ आपसे पूछे कि सार्वजनिक उपक्रम क्या है, व्हाट इज पब्लिक एंटरप्राइजेस कमेटी, ये आपका दोस्तों आ सकता है 15 शब्दों में, और ये जो है ये मैंने आपको कहा ये आपका 100 वर्ड्स में आ सकता है। संसदीय समितियों के महत्व को स्पष्ट कीजिए, ये आपका 50 शब्दों में या बेसिकली 100 शब्दों में ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। एक आपसे पूछे कि गिलोटिन से आप क्या समझते हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और अधिकतम ये 15 वर्ड्स में आपका पूछा जा सकता है कि गिलोटिन क्या होता है। परवर समिति से आप क्या समझते हो, ये भी आपका, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेलेक्ट कमेटी से आप क्या समझते हो, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। इस क्रम में दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, जैसे अन्य प्रश्न जो छोटे बनेंगे, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि क्या है, ये आपका 15 शब्दों में ऐसा प्रश्न बन सकता है। आधे घंटे की चर्चा से आप क्या समझते हैं, ये आपका 15 वर्ड पे ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। अल्पकालिक चर्चा से आप क्या समझते हो, यह भी आपका 15 शब्दों में बन सकता है। नियम 377 क्या है, वर्तमान में संसद चल रही है और इस टाइप के क्वेश्चंस लगातार उठ रहे हैं। नियम 184 क्या है, ये दोनों 15-15 शब्दों में आ सकते हैं। धन्यवाद प्रस्ताव से आप क्या समझते हो, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से आप क्या समझते हो, अविश्वास प्रस्ताव से आप क्या समझते हो, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। अविश्वास प्रस्ताव क्या है, और एक क्वेश्चन पूछा गया है संकल्प और प्रस्ताव में अंतर क्या होता है, संकल्प और रेजोल्यूशन एंड प्रपोजल में अंतर क्या होता है। एक आपसे पूछा जाएगा निंदा प्रस्ताव क्या है, और लास्ट में दल बदल विरोधी कानून क्या है, ये लगातार चर्चा में क्यों है, इसके प्रमुख प्रावधान क्या है। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम के पॉइंट से 100 शब्दों में पूछा जा सकता है। ये पॉइंट तो मैंने यहां पर ये बताया। अब जस्ट आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर, और लास्ट में मैंने पूरा मैटर आपको दे रखा है, वो मैटर आपको वहां पर मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन, वे कौन से क्षेत्र है जहां राज्यसभा और लोकसभा की स्थिति बराबर है। आप सबसे पहले जब इसकी भूमिका बनाओगे दोस्तों, सबसे पहले जब इसकी भूमिका बनेगी तो उस भूमिका में आप इतना जरूर लिखना कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली, भारत में संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत संसद द्विसदनीय है, मतलब बाई कैमरल है, द्विसदनीय है, जिसके अंतर्गत संसद में दो सदन
क्रमशः राज्यसभा ब्रैकेट में उच्च सदन एवं लोकसभा निम्न सदन है। ये आप इसकी शुरुआत कर दोगे और अब डायरेक्ट उत्तर जब लिखोगे तब आपको बताना है, यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वे कौन से क्षेत्र हैं जहां पर दोनों सदनों की स्थिति बराबर है। तो चाहे तो आप सीधा सीधा उत्तर पॉइंट्स में लिख सकते हैं। तो आप यहां पर इसको ऐसे लिखोगे, निम्नलिखित क्षेत्रों में राज्यसभा को लोकसभा के बराबर अधिकार प्राप्त है। क्योंकि यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि वो कौन से क्षेत्र है जहां राज्यसभा और लोकसभा की स्थिति बराबर है। अब मैं आगे लिखूंगा नहीं क्योंकि लिखने में ज्यादा टाइम लगता है। यहां पर मैं कुछ पॉइंट्स के माध्यम से आपको यहां पर बताने का प्रयास करूंगा। जैसे नंबर वन सबसे पहले आप लोग ध्यान रखना, साधारण विधेयक। पहला जो आपको प्राप्त है वो बेसिकली होगा साधारण विधेयक। और साधारण विधेयक में क्या, साधारण विधेयक को अगर पूरे स्थापन करना हो, मतलब रखना हो, इसका मतलब होगा कि साधारण विधेयक की शुरुआत संसद के किसी भी सदन से की जा सकती है। साथ ही साथ प्रक्रिया के अंदर भी साधारण विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा दोनों को बराबर अधिकार प्राप्त है। अर्थात ऑर्डिनरी बिल की शुरुआत राज्यसभा से भी कर सकते हैं, लोकसभा से भी कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑर्डिनरी बिल पर राज्यसभा को तमाम अधिकार प्राप्त है जो लोकसभा को प्राप्त होते हैं। पहला पॉइंट आपका यहां पर ये आएगा। दूसरा, सेकंड पॉइंट दोस्तों यहां पर आपको डालना है संविधान संशोधन विधेयक पर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक की स्थिति के अंदर भी राज्यसभा को बराबर का अधिकार दिया गया है कि उनको रखने को लेकर और उनकी प्रक्रिया के अंदर। तीसरा, आप लोग ध्यान रखना, तीसरा पॉइंट होगा राष्ट्रपति का निर्वाचन। तीसरा पॉइंट जो है वो बेसिकली चाहे राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया हो और चाहे हटाने की प्रक्रिया हो, इसमें भी दोनों को बराबर का अधिकार यहां पर दिया गया है। ये तीन पॉइंट तो आपको हाईलाइट करने हैं। चौथा पॉइंट आपका दोस्तों इसी क्रम में मैं कुछ पॉइंट और कलर से देता हूं। नंबर चार दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, फोर्थ पॉइंट जो है, चौथा पॉइंट उपराष्ट्रपति का चुनाव। ये पॉइंट भी आप डाल सकते हो कि उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है उसमें इसकी स्थिति बराबर है। बस हटाने में राज्यसभा के पास थोड़ी शक्ति ज्यादा है राज्यसभा के पास। और फिर उसके बाद आपको पता है नंबर 5 आपको पता है आपातकाल के संदर्भ में, आपातकाल को लागू करने के संदर्भ में भी यहां पर राज्यसभा के पास बराबर के अधिकार दिए गए हैं। साथ ही साथ दोस्तों ध्यान रखना, जो प्रधानमंत्री है वो बेसिकली मंत्री परिषद का सदस्य जो बनाता है वो बेसिकली राज्यसभा के सदस्यों को भी बना सकता है और लोकसभा के सदस्यों को भी बना सकता है। कल जो 7 जुलाई 2021 को मंत्री परिषद का विस्तार जो है उसमें आप स्पष्ट रूप से देख सकते हो कि ऐसे कई मंत्री हैं जो राज्यसभा से हैं, कई मंत्री हैं जो लोकसभा से हैं, दोनों के अधिकार जो है वो बराबर है। इस क्रम में ये आप इसमें डाल सकते हो। तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट जो आपको डालना है वो बिंदु मैंने आपके सामने प्रेजेंट किए जहां पर लोकसभा के समान ही राज्यसभा को अधिकार प्राप्त है। ये पॉइंट आपका यहां पर आएगा। बिल्कुल इसको पॉइंट वाइज भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वे कौन से क्षेत्र हैं जहां राज्यसभा की स्थिति लोकसभा के बराबर नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों आप यहां पर फिर एक बार अच्छी सी भूमिका बना दोगे और भूमिका में ध्यान रखना, भारत में लोकतंत्र की संसदीय शासन प्रणाली
ये जो मैंने अभी पीछे बताया वही सेम चीज बोल रहा हूं, कोमा, संसद, द्विसदनीय, 2 हाउस, ऐसे करके और आप बता दोगे राज्यसभा और लोकसभा को। अब यहां पर आपको क्या बताना है कि वो बिंदु आपको बताना है जहां लोकसभा की स्थिति, यहां का पॉइंट जो है दोस्तों ध्यान रखना, आपको वो पॉइंट्स ट्रेस करने हैं जहां लोकसभा की स्थिति राज्यसभा से अधिक है। या मैं स्थिति की बजाय यहां पर कर देता हूं लोकसभा की स्थिति, लोकसभा की शक्ति तुलनात्मक रूप से राज्यसभा से अधिक है। और यही क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहा है, राज्यसभा से अधिक है। तो आप देखोगे वो कौन से पॉइंट है जहां पर शक्ति अधिक है, तो ये आपको यहां पर दिखाई देगा कि वो कौन से पॉइंट्स है जहां पर लोकसभा के पास अधिक शक्ति है। मैं एक सर्किल में इसको डाल देता हूं और फिर आपके पास एक एक पॉइंट क्लियर करता हूं। तो वे कौन से क्षेत्र हैं जहां राज्यसभा की स्थिति लोकसभा के बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि लोकसभा की शक्ति तुलनात्मक रूप से राज्यसभा से अधिक है। वो कौन सा? नंबर 1, ध्यान रखना दोस्तों, जब भी संयुक्त बैठक होती है तो जॉइंट सिटिंग में संख्या बल के आधार पर लोकसभा ताकतवर है। और अगर कोई बिल जॉइंट सिटिंग में गया है तो वहां पर जो लोकसभा चाहेगी वो होगा। तो ये पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखना है। एक आपको पता है, दूसरा पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, बजट संबंधी। आपको सर बजट संबंधी पॉइंट्स क्या होंगे? जैसे बजट का पूरे स्थापन, मतलब सबसे पहले बजट जो है आपको पता होगा, सबसे पहले बजट लोकसभा में रखा जाता है। दूसरा आपको पता है एक प्रक्रिया होती है मांग से अनुदान। ये मांग से अनुदान तक की जो प्रक्रिया है इसमें लोकसभा की भूमिका ज्यादा होती है। मांग से अनुदान तक का जो पार्ट है उसमें बजट के अंदर लोकसभा की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ दोस्तों आपको पता होगा राष्ट्रीय आपात, जिसको हम 352 कहते हैं, राष्ट्रीय आपात को वापस लेने के क्रम में, राष्ट्रीय आपात को वापस लेने के क्रम में राज्यसभा की तुलना में लोकसभा की स्थिति ज्यादा मजबूत है, क्योंकि बिना राज्यसभा के ही लोकसभा पास करके इसे वापस ले सकती है। एक आपको पता होगा, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है कि सरकार जो है और सरकार की वास्तविक शक्ति मंत्री परिषद के पास में होती है। तो यहां पर आप डाल सकते हो मंत्री परिषद का लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होना, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होना, ये वाला पॉइंट भी आप डाल सकते हो। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, अर्थात राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी सीधा सीधा नहीं लिखा हुआ है। इसलिए आपको पता होगा अगर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना हो तो अविश्वास प्रस्ताव जो है वो बेसिकली किस सदन में लाया जाता है, तो यहां पर आपको पता होगा कि ये प्रपोजल लोकसभा में लाया जाता है। एक आपको पता होगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, धन विधेयक है या नहीं, इसको प्रमाणित करने की शक्ति जो है, प्रमाणित करने की शक्ति जो है वो बेसिकली लोकसभा अध्यक्ष के पास में है, राज्यसभा के सभापति के पास नहीं है। तो ये पॉइंट भी आपको यहां पर ध्यान रखना है। और इसके अलावा दोस्तों ये 6 पॉइंट स्पेशली होंगे। जॉइंट सिटिंग में संख्या बल के आधार पर लोकसभा ताकतवर होती है। नंबर 2, बजट संबंधी पुरस्थापन से लेकर मांग से अनुदान की प्रक्रिया लोकसभा के अंदर होती है। एक आप चाहो तो आपको पता होगा कि बजट की जो जांच होती है खर्च करने से पहले, उसमें जो प्राक्कलन समिति होती है, उस प्राक्कलन समिति का गठन जो है वो बेसिकली
लोकसभा में होता है। ध्यान रखना दोस्तों, ये जो मैंने पॉइंट्स बोले हैं ये कहीं ना कहीं राज्यसभा की भूमिका को कमजोर करते हैं, इसलिए जहां पर राज्यसभा की प्रासंगिकता पर प्रश्न आएगा उसमें इन पॉइंट्स को जरूर डालना कि ये वो बिंदु है जो राज्यसभा की भूमिका को कमजोर करते हैं। तो ये पॉइंट आपको पता होगा। एक लास्ट पॉइंट आप चाहो तो डाल सकते हो, 8वां, और 8वां पॉइंट जो है वो ये होगा कि सरकार उसकी उस पार्टी की बनती है जिस पार्टी ने लोकसभा में बहुमत प्राप्त किया हो, उस पार्टी की सरकार बनती है। हालांकि सरकार जो बनती है वो संसद से बनती है, लेकिन किसकी बनती है? जिस पार्टी ने लोकसभा में बहुमत प्राप्त किया हो। तो ये पॉइंट्स आपके वहां पर बहुत अच्छे से आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और उसके बाद आपके पास है कि वे कौन से बिंदु है, या आपसे पूछे कि राज्यसभा की विशेष शक्तियों का उल्लेख कीजिए। राज्यसभा की विशेष शक्तियों को उल्लेख कीजिए जो लोकसभा के पास नहीं है। मतलब यहां पर आपको ये दिखाना है क्या कि राज्यसभा इज मोर पावरफुल देन लोकसभा। वो कौन से क्षेत्र हैं जहां राज्यसभा आपको ज्यादा ताकतवर नजर आती है। इस क्रम में आप सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग कैसे करोगे कि भारत में संविधान के संघीय स्वरूप को अपनाया गया है। संघीय स्वरूप का मतलब होता है फेडरल स्ट्रक्चर। और उसी फेडरल स्ट्रक्चर के तहत आपको पता होगा 2 पॉइंट आपको डालने हैं कि भारत में संविधान के संघीय स्वरूप को अपनाए जाने के कारण राज्यसभा को 2 विशेष शक्तियां दी गई है। राज्यसभा को 2 विशेष शक्तियां यहां पर दी गई है। अब 2 इंपॉर्टेंट स्पेशल पावर क्या दोस्तों, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो एक तो पॉइंट आप यहीं पर डाल सकते हो, अगर चाहो तो आपके पास कोई बिंदु ना हो तो इतना तो डाल ही सकते हो कि राज्यसभा बेसिकली लोकतंत्र का वह सदन है जो निरंतर बना रहता है, इस कारण इसे स्थायी सदन भी कहा जाता है। यह भी आप शुरुआत में डाल सकते हो। अब पहला पॉइंट जो इसको होगा वो होगा आर्टिकल 249 के संदर्भ में। आर्टिकल 249 के संदर्भ में आपको बताना है ये विशेष शक्ति है। और ये क्या है, ये बेसिकली आपको मैं बोल के बताऊंगा। राज्यसूची के विषय के संबंध में, राज्यसूची के विषयों के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति, इसको मैं समझा दूंगा। और दूसरा पॉइंट आप जहां पर राज्यसभा को विशेष शक्ति है वो है आर्टिकल 312 भी आप यहां पर डाल सकते हो। 312 इसमें क्या होगा, 312 स्पेशली आपको पता है केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए, केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए नई अखिल भारतीय सेवाओं के संदर्भ में राज्यसभा को विशेष शक्ति दी गई है। तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, पहले मैं यह समझाता हूं कि आर्टिकल 249 के तहत संसद को राज्यसूची के विषयों पर कानून बनने का अधिकार दिया गया है, परंतु संसद इस प्रकार के विषयों पर कानून तभी बना पाएगी जब पहले राज्यसभा एक विशेष संकल्प पास करे। जब राज्यसभा एक विशेष संकल्प पास करेगी तभी उस विषय पर संसद स्पेशल कानून बना सकते हैं। तो दोस्तों ये पॉइंट आपको यहां पर ध्यान में रखना होगा, ये बिंदु आपको यहां पर ध्यान रखना होगा कि किस प्रकार से ये बनेगा। तो ये पहला पॉइंट। और दूसरा 312 कहता है कि केंद्र और राज्य दोनों के लिए अखिल भारतीय सेवाओं के संदर्भ में राज्यसभा को विशेष शक्ति दी गई है। एक फिर आप चाहो तो अन्य पॉइंट लिख करके कुछ शक्तियां और दे सकते हो। नंबर 1 राज्यसभा का स्थायी सदन होना। नंबर 2 जो है दोस्तों यहां पर कुछ पॉइंट में आप और डाल सकते हो कि इसके माध्यम से अनुभवी
एवं विशेषज्ञों की आपूर्ति इसके माध्यम से की जा सकती है। जैसे आप देख सकते हो अभी लेटेस्ट जो 7 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल का प्रसार हुआ है, उसमें कुछ अनुभवी और एक्सपर्ट टेक्नोक्रेट्स को राज्यसभा के माध्यम से लाकर के रेल मंत्री बनाया गया है। जैसे वैष्णव जी को अभी रेल मंत्री बनाया गया है, वो आईएएस अधिकारी रहे हुए हैं। एस जयशंकर बेसिकली उनको राज्यसभा के माध्यम से लाकर विदेश मंत्री बनाया गया है, ताकि उनका विदेश सेवा के अंदर जो अनुभव है उसका यूज किया जा सके। तो ये पॉइंट आपका होगा। और सबसे बढ़कर राज्यसभा की एक स्पेशल पावर आप ये भी डाल सकते हो कि ये लोकसभा की तानाशाही प्रवृत्ति पर रोक लगाती है। लोकसभा की तानाशाही प्रवृत्ति पर रोक लगाती है, ये पॉइंट भी आप यहां पर डाल सकते हो। तो ये पॉइंट दोस्तों आपको यहां पर बहुत अच्छे से समझना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, एक क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, संसदीय विशेषाधिकारों से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस? सबसे पहले आप बताओगे भारतीय संविधान की अनुच्छेद 105 के तहत, अनुच्छेद 105 के तहत संसदीय शासन प्रणाली में, संसदीय शासन प्रणाली में संसद एवं संसद सदस्यों की, संसद सदस्य हम कहेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद सदस्यों की, संसद सदस्यों की विशेष भूमिका को देखते हुए, विशेष भूमिका को देखते हुए इन्हें विशेष अधिकार दिए गए हैं। विशेष अधिकार दिए गए हैं। दोस्तों जब टीचर खुद लिखता है तब उससे इस बात का भी अनुभव होता है कि यार हमने स्टूडेंट्स को तो बहुत सारे निर्देश दे दिए, लेकिन धरातल पे आप खुद भी तो लिख के बताओ। इसलिए मेरा अपना मानना है कि जब मैं खुद लिखता हूं तो मुझे शब्द सीमा का पता लग जाता है, क्योंकि हमारी शब्द सीमा जो है वो बेसिकली 100 वर्ड्स है, और उस 100 वर्ड्स में आपको क्या लिखना है और क्या छोड़ना है वो लिखने के बाद ही पता लगता है। उसका प्रयोग आप एग्जाम में जाकर नहीं कर सकते। विशेष अधिकार दिए गए हैं। जैसे अब इसको आप यहां से 2 पार्ट में डिवाइड कर देना। पहला संसद के सदनों को प्राप्त अधिकार, संसद के सदनों को प्राप्त अधिकार मतलब मैं कह सकता हूं ये आएगा सामूहिक अधिकार के अंदर। मतलब ये पार्ट जो होगा ये बेसिकली आएगा आपका सामूहिक राइट के अंदर। और एक होगा संसद सदस्यों को, एक तो हो गया सदन को मतलब हाउस को, और एक संसद सदस्यों को प्राप्त अधिकार। प्राप्त व्यक्तिगत अधिकार कौन से हैं जो उन्हें उनकी विशेष भूमिका को देखते हुए स्पेशल प्रदान किए गए हैं, जो नागरिकों से भी अलग अधिकार उनके पास प्राप्त है। इन दोनों को आप वहां पर बताओगे। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें आपको बता दूं 4 नंबर का ये होगा, 4 नंबर का ये होगा और 2 नंबर का आपकी भूमिका होगी। अब आप कहोगे सर संसद के सदनों को कौन से अधिकार प्राप्त हैं, तो यहां पर मैं संसद के सदनों को कौन सा अधिकार प्राप्त है उसमें नंबर 1 पहला, प्रत्येक सदन को यह अधिकार प्राप्त है, प्रत्येक सदन को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपनी रिपोर्ट, ध्यान रखना प्रत्येक सदन का अधिकार है कि वह अपनी रिपोर्ट या फिर कोई भी वाद विवाद जो संसद में चल रहा है या संसद की कोई भी जो कार्यवाही है, ये 3 पॉइंट, कोई भी रिपोर्ट, वाद विवाद या कार्रवाई को प्रकाशित करने या रोकने का अधिकार प्राप्त है। मतलब संसद का
संसद के सदन का अधिकार है कि चाहे तो वो जो रिपोर्ट है, जो संसदीय रिपोर्ट तैयार की गई है, या संसद में जो वाद विवाद चल रहा है, या संसद में कोई जो प्रोसीडिंग चल रही है, उसको चाहे तो संसद प्रकाशित कर सकती है और चाहे तो उसको रोक सकती है। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप एबीपी न्यूज पे देखिए, जी न्यूज पे देखिए, वहां पर हमेशा लिखा हुआ है लोकसभा चैनल के सौजन्य से, राज्यसभा चैनल के सौजन्य से। मतलब वो जो कार्रवाई जी न्यूज के पास, एबीपी न्यूज के पास, फर्स्ट इंडिया न्यूज के पास जो आती है, वो बेसिकली डायरेक्ट नहीं आएगी, वो संसद देगी तो ही आएगी, डायरेक्ट वो नहीं जा सकते। दूसरा सदन का यह अधिकार है कि वो अपनी कार्यवाही का जैसे चाहे संचालन कर सकते हैं। कार्यवाही संचालन का जो अधिकार है वो भी उनका अपना राइट है। तीसरा संसद जो है, सदन में अतिथियों को आमंत्रित भी कर सकती है। अतिथियों को आमंत्रित करने का उसका अधिकार है, या चाहे तो किसी को बाहर का रास्ता भी वहां पर दिखा सकती है। चौथा दोस्तों, सदन अपनी गुप्त बैठक बुला सकता है। और यहां तक कि आपको पता होगा, पांचवा पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, यहां पर इसकी अगर संसद की अवमानना करे तो अवमानना की स्थिति में आपको पता है सदन के अध्यक्ष के पास ये राइट है कि वह अवमानना की कार्रवाई सामने पर कर सकता है। ये पॉइंट भी आपके यहां पर होंगे। अब संसद के सदस्यों को प्राप्त व्यक्तिगत अधिकार कौन से हैं, उन व्यक्तिगत अधिकारों को देखें तो नंबर 1, संसद के प्रत्येक एमपी को यह अधिकार है कि जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा हो तो उस सेशन के दौरान, ध्यान रखना, उस सेशन के दौरान या सेशन से 40 दिन पहले या फिर 40 दिन बाद तक, ध्यान रखना दोस्तों, स्पेशली सिविल मामलों में उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। सिविल मामलों में उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती, यह उसको अधिकार प्राप्त है। सिविल मामलों में उसको छूट प्राप्त है, अर्थात पुलिस आकर भी उसको कोर्ट अंदर से गिरफ्तार नहीं कर सकती, यह अधिकार है। साथ ही साथ अगर संसद की 4 दीवारी है, ध्यान रखना, संसद की 4 दीवारी के भीतर उसे अपना मत रखने का अधिकार दिया गया है, उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वहां पर दी गई है, वो भी इसमें आएगा। सबसे बड़ी बात कि वह न्याय निर्णय की सेवा क्षेत्र से मुक्त है, अर्थात जब संसद में है तब वह न्यायपालिका भी उनके उस मत में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इसलिए आपने देखा होगा कि संसद सदस्य कुर्सियां फेंक देते हैं, पेपर फाड़ देते हैं, कई बार संसद सदस्य अपने पूरे कपड़े उतार देते हैं। ये उनका अधिकार है दोस्तों, जो उन्हें संविधान के माध्यम से प्राप्त है और ये उसका अधिकार है। यहां पर न्यायपालिका और कार्यपालिका के पूरे पृथक्करण का प्रयास यहां पर किया गया है, यह भी इसमें दोस्तों होगा। यह सदन का अधिकार है जो आपको यहां पर स्पेशली ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, एक आपसे पूछे कि 21वीं सदी के बदलते परिवेश में राज्यसभा की स्थिति को स्पष्ट कीजिए। वैसे दोस्तों यह वाला क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, लेकिन हो सकता है कि उस क्लास में बहुत सारे लोग वीडियो नहीं देखा हो, तो थोड़ा सा 2 मिनट में बताता हूं कि सबसे पहले जहां पर भी स्पष्ट कीजिए आएगा तो आपको तर्क सहित उत्तर प्रस्तुत करना होगा। सबसे पहले आपको तर्क सहित उत्तर प्रस्तुत करना होगा, पहला पॉइंट आपका ये आ गया। दूसरा, जहां पर भी ये क्वेश्चन मार्क लगे किसी की प्रासंगिकता पर, तो आपको ध्यान रखना वहां पर उसकी प्रासंगिकता बतानी है, लेकिन उसकी अप्रासंगिकता को ज्यादा फोकस करना होगा। मतलब यहां पर पैरा जो आएगा उसमें आप 2 पॉइंट यहां दो तो कम से कम 3 पॉइंट ये देना जरूर कि 21 सदी में किस आधार पर ये अप्रासंगिक हो रही है। अब नेक्स्ट पॉइंट, राज्यसभा। यहां पर सीधा पूछा गया राज्यसभा के बारे में, तो आपको राज्यसभा के बारे में बताना है कि संसद का उच्च सदन, अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, किन आधारों पर प्रासंगिक है और किन आधारों पर यह अप्रासंगिक है,
इस पॉइंट को आपको यहां पर क्लियर करना होगा। साथ ही साथ 21वीं शताब्दी का बदलता परिवेश, यहां पर 21वीं शताब्दी के बदलते परिवेश का अर्थ जो भी हो, लेकिन हमें इस बात को बात करना है कि भारतीय संविधान 1950 में तैयार हुआ। आज संविधान को संविधान बने हुए 70 साल हो चुके हैं और 70 सालों में बहुत सारे बदलाव हुए। उन बदलावों को देखते हुए क्या राज्यसभा प्रासंगिक है? तो यहां पर आप लोग ध्यान रखना, यहां पर कहोगे 21वीं सदी का बदलता परिवेश अर्थात, अब इसको आप दो भागों में डिवाइड कर देना, इसको आप दो भागों में डिवाइड करना कि 21 सदी में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या चेंज हो रहे हैं और 21वीं शताब्दी में राष्ट्रीय स्तर पर क्या बदलाव हो रहे हैं। अब जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आप देखोगे तो आज एक बड़ा युग शुरू हो गया है। नंबर 1 आप देखोगे कि कोरोना के बाद एक नए प्रकार के युग की शुरुआत हो गई है। पोस्ट कोविड में आप देखोगे डिजिटल युग की शुरुआत हो चुकी है। जो काम ऑफलाइन होता था वो ऑनलाइन हो लगा है। तो ऑनलाइन के इस सर्कमस्टेंसेस में राज्यसभा की भूमिका किस प्रकार बढ़ रही है? क्योंकि आने वाले कल में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो लोकसभा का चुनाव जो होगा वो आम आदमी चुनाव लड़ सकता है, कोई एमए भी लड़ सकता है, बीएड भी लड़ सकता है, लेकिन मान लीजिए हमें आगे चलकर एक एक्सपर्ट डिजिटल मंत्री की आवश्यकता हो तो उसकी आपूर्ति कहां से होगी? राज्यसभा के माध्यम से होगी। तो ये पॉइंट आप लिख सकते हो। दूसरा, आपको पता है दोस्तों, वर्तमान का जो युग है ये बेसिकली एक भूमंडलीकरण का युग है, एक ग्लोबलाइजेशन का युग है। और इस भूमंडलीकरण के युग में क्या बदलाव हो रहे हैं, उन बदलावों के हिसाब से हमें अपनी संसद की भूमिका को मजबूत करने के लिए राज्यसभा को और अधिक मजबूत करना होगा। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट जो है आपका, एक आप डाल सकते हो उदारीकरण एवं निजीकरण का जो इंपैक्ट बढ़ रहा है उसका कैसे प्रभाव पड़ेगा। और फोर्थ पॉइंट आपको पता है दोस्तों कि वर्तमान में हम औद्योगिक रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, 4.0 की बात कर रहे हैं। वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 क्या होगी, 5G टेक्नोलॉजी के बाद दुनिया कैसे बदलेगी, उसमें हमें किस प्रकार से एक्सपर्ट हमारी संसद में चाहिए, उसकी पूर्ति भी यहां से होगी। मतलब आपको पूरा बताना नहीं है, सिर्फ आप वर्ड्स का यूज कर लोगे तो भी बहुत अच्छा होगा। और दूसरा, राष्ट्रीय स्तर पर आप देखोगे जैसे बढ़ती जन जागरूकता, पहला पॉइंट, बढ़ती जन जागरूकता पहला पॉइंट। दूसरा, क्षेत्रीय दलों की बढ़ती भूमिका। ध्यान रखना दोस्तों, आज भी क्षेत्रीय दल खत्म नहीं हुए हैं। क्षेत्रीय दलों की बढ़ती भूमिका, और क्षेत्रीय दलों की जो भूमिका बढ़ रही है उसमें किस प्रकार से संघ जो है मजबूत किया जा सकता है उसकी बात भी होगी। अब आप कहोगे सर इसकी स्टार्टिंग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले स्टार्टिंग जब करोगे आप दोस्तों तब ऐसे करोगे, 21वीं सदी की बदलता परिवेश अर्थात अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल एरा भूमंडलीकरण, उदारीकरण, निजीकरण और औद्योगिक क्रांति 4.0 के इस युग में और राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती जनजागरूकता और क्षेत्रीय दलों की बढ़ती भूमिका को ध्यान रखते हुए भारतीय संसद के उच्च सदन की कई मामलों में अप्रासंगिक है, लेकिन यह आज भी प्रासंगिक बना हुआ है। यह आपका उत्तर होगा। अब आप कहोगे सर यहां पर इसकी अप्रासंगिकता में कौन कौन से पॉइंट लिखेंगे? तो इसकी अप्रासंगिकता कहां कहां पर है वो मैं आपको बता देता हूं। इसकी अप्रासंगिकता के अंदर ये तमाम पॉइंट्स जो मैंने बताए कि जैसे बजट संबंधी अधिकार लोकसभा के पास में, ज्वाइंट सीटिंग में लोकसभा हावी है, राष्ट्रीय आपात को वापस लेने में लोकसभा की भूमिका है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में आता है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है ये प्रमाणित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास में। ये सब के सब ड्रॉबैक होंगे। साथ ही साथ हारे हुए उम्मीदवारों का प्रवेश द्वार जैसे पॉइंट भी यहां पर आप डाल सकते हो। और फिर प्रासंगिक आप किस पॉइंट में दिखाओगे? तो यहां पर जब प्रासंगिक दिखाओगे तब 2 पॉइंट लेके आना, एक तो 249 जो भी मैंने बताया, एक 312 और एक सबसे बड़ा इस ग्लोबलाइजेशन के युग में आपको पता है
एक्सपर्ट मंत्रियों की आपूर्ति किस हाउस के माध्यम से की जा सकती है? एक्सपर्ट मंत्रियों की आपूर्ति या संसद की जो समितियां हैं उसमें भी एक्सपर्ट मंत्रियों की आवश्यकता पड़ती है, उसकी पूर्ति भी इनके माध्यम से की जा सकती है। ये पॉइंट आपका यहां पर आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, संसदीय समितियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत कीजिए। राइट ए शॉर्ट नोट। ध्यान रखना, जब यहां पर आपका शॉर्ट नोट दिया हुआ हो, संक्षिप्त टिप्पणी को इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट नोट। और जब शॉर्ट नोट आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, शॉर्ट नोट जब पूछा जाएगा, शॉर्ट नोट जब पूछा जाएगा, तब इसमें स्पेशली आप ध्यान रखोगे कि उसके बारे में जितनी न्यूनतम जानकारी है उसको क्रमशः आपको रिप्रेजेंट करना होगा शॉर्ट नोट के अंदर। और चूंकि अधिकतम शब्द सीमा हमारी 100 वर्ड्स है, तो उसका भी हमें यहां पर ध्यान रखना होगा कि किस प्रकार से 100 वर्ड्स में, क्योंकि यूपीएससी में तो आप 150 और 250 में पेश कर सकते हो, लेकिन आरएस एग्जाम में आपको चूंकि यहां पर 100 वर्ड्स अधिकतम लिमिट है, तो उसी में आपको पेश करना होगा। अब स्टार्टिंग कहां से करोगे? तो आप स्टार्टिंग सबसे पहले करोगे भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें संसद कार्यपालिका पर मतलब सरकार पर बेहतर नियंत्रण स्थापित करने के लिए संसदीय कार्यों का विभाजन करके संसदीय समितियों का गठन करती है। संसदीय समितियों का गठन किया जाता है। संसदीय समितियों का गठन किया जाता है ताकि संसद कार्यपालिका पर बेहतर नियंत्रण स्थापित कर सके। अब आप लोग ध्यान रखना कि जो संसद समितियों का गठन करती है, ये समितियां सामान्यतः 2 प्रकार की होती हैं। एक तो स्थायी समितियां, आप लोग ध्यान रखना, पहला पार्ट कौन सा होगा? स्थायी समितियां। आप कहोगे सर स्थायी समितियां कौन सी होगी? क्या वो स्थायी रूप से बनी रहेगी? नहीं, इसका मतलब होगा वे समितियां जो प्रतिवर्ष 2 वर्ष या एक निश्चित कार्यकाल के लिए गठित की जाती हैं। जैसे बजट हर साल आएगा तो हर साल प्राक्कलन समिति बनेगी, तो प्राक्कलन समिति बेसिकली जिसका कार्यकाल 1 वर्ष है लेकिन यह हर साल बनेगी, इसको हम कहेंगे एस्टिमेट कमेटी। प्राक्कलन समिति किस प्रकार की कमेटी हुई? एक स्थायी समिति। दूसरा आपको पता है कि बजट आएगा तो बजट की जांच भी होगी, और जांच होगी तो आपको पता है लोकलेखा समिति की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहां पर पब्लिक अकाउंट कमेटी भी एक स्थायी कमेटी है। तीसरा, इसी प्रकार भारत सरकार के पास बहुत सारे पब्लिक एंटरप्राइजेस है जिसको हम कहते हैं सार्वजनिक उपक्रम, तो आपको एक समिति की और आवश्यकता पड़ेगी जिसको हम कहते हैं सार्वजनिक उपक्रम समिति। पब्लिक एंटरप्राइजेस कमिटी भी हम कह सकते हैं, सार्वजनिक उपक्रम समिति की भी आवश्यकता आपको पड़ेगी। तो ये समितियां लगातार प्रतिवर्ष अपना काम करती रहती है। इस प्रकार की समितियों को हम स्थायी समिति कहते हैं। अब उसके बाद एक होती है, दोस्तों ध्यान रखना, तदर्थ समितियां या अस्थायी समितियां। अब आप कहोगे सर ये तदर्थ समितियां कौन सी होती हैं? तो आप इसका उत्तर जो लिखोगे वो होगा, इसका उत्तर होगा वे समितियां जिनकी प्रकृति अस्थायी होती है, अर्थात इनका गठन किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है।
और जैसे ही वो विशेष उद्देश्य समाप्त होता है, वो समिति भी अपनी रिपोर्ट देने के बाद समाप्त हो जाती है। इस प्रकार की समितियां स्पेशली नेचर में दो प्रकार की होती हैं। जैसे एक प्रकार की समिति हुई परामर्श समिति, एक प्रकार की समिति हो गई परामर्श समिति, इसको हम एडवाइजरी कमेटी भी कह सकते हैं। जैसे कोरोना काल में सरकार को किस प्रकार से निपटना चाहिए ताकि भारत की मेडिकल फैसिलिटीज को और बेहतर किया जा सके, तो इसको हम कहेंगे एडवाइजरी कमेटी, परामर्श समिति। दूसरा, इसी प्रकार से एक समिति जिसको हम कहेंगे, उसका नाम होगा विभिन्न मुद्दों पर सलाह देने के लिए हो जाएगी सलाहकारी समिति, सलाहकारी समिति। तो ये दो पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखना है। फिर आप थोड़ा थोड़ा उत्तर जो है दोनों के बारे में बता दोगे, स्थायी समिति कौन सी है और उसमें भी आपका कौन सा है। जैसे मैं आपको बता देता हूं कि उद्देश्य एवं प्रकृति के आधार पर स्थायी समितियों को 6 भागों में बांटा जा सकता है। मतलब जो स्थायी समितियां हैं उनको बेसिकली आप उद्देश्य के आधार पर कितने भागों में बांट सकते हो, तो उद्देश्य के आधार पर इनको 6 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे 6 भागों में नंबर 1 आपका हो जाएगा वित्तीय समितियां, नंबर 2 आपका हो जाएगा जांच समितियां, नंबर 3 हो जाएगा सदन की दिन प्रतिदिन की कमेटियां, परीक्षण एवं नियंत्रण समिति, विभागीय स्थायी समितियां, ऐसे कुछ 4-5 नाम और लेना, तो आपका उत्तर जो है ये बेसिकली कंप्लीट हो जाएगा। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, लोकलेखा समिति क्या है, इसकी संरचना एवं इसके कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, पहले आप इसको देख लीजिए, प्राक्कलन समिति क्या है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली में बजट आएगा, तो बजट की जांच जो है वो 2 प्रकार से होती है। एक बजट खर्च करने से पहले, एक होती है खर्च पूर्व जांच, और एक होती है खर्च बाद जांच। ये 2 प्रकार की जांच जो है बजट की होती है। अब खर्च पूर्व जांच जो है ये बेसिकली करती है प्राक्कलन समिति, और खर्च के बाद जांच करती है, तो यहां पर उत्तर आएगा आपका लोक लेखा समिति। पब्लिक एंटरप्राइजेस कमेटी जो है वो भी इस प्रकार से काम करती है, लोक लेखा समिति। तो ये पॉइंट्स आपको यहां पर स्पेशली ध्यान रखना होगा, ये पॉइंट्स भी आपको देखना होगा कि ये किस प्रकार से यहां पर है। अब सबसे पहले जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, मैं एक बार इसको, सबसे पहले आपसे पूछे प्राक्कलन समिति के बारे में, तो सबसे पहले जब आप बताओगे दोस्तों, तो इसका उत्तर बताते समय सबसे पहले इसकी भूमिका में आप लिख दोगे क्या, कि इस समिति का गठन ब्रिटिश काल में 1921 में पहली बार इसको स्थापित किया गया था। और किस स्थापित किया गया, बाद में जॉन मथाई की सिफारिश के बाद 1950 में फिर इनको एक नए रूप में स्टैब्लिश कर दिया गया, प्राक्कलन समिति गठन किया गया। उस समय जॉन मथाई भारत सरकार के अंदर वित्त मंत्री थे। तो ध्यान रखना, उस समय जो ओरिजिनल समिति थी उस समय इसमें 25 मेंबर 1950 में हुआ करते थे। फिर आप प्राक्कलन समिति में सबसे पहले बताओगे इसकी संरचना कि मतलब प्राक्कलन समिति जो है, ध्यान रखना, प्राक्कलन समिति बजट पूर्व जांच करती है और बजट सबसे पहले लोकसभा में आता है। तो प्राक्कलन समिति में आप लोग ध्यान रखना कुल 30 सदस्य होते हैं, टोटल 30 एमपी होते हैं, और ये सब के सब 30 जो है ये सभी लोकसभा से होते हैं। लेकिन ध्यान रखना, इन सभी 30 एमपी में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को उनके प्रतिनिधित्व के अनुपात में सीटें दी जाती है, और इनका चुनाव जो है वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर एकल हस्तांतरणीय मत के द्वारा होता है। फिर आपसे पूछे कि प्राक्कलन समिति का
अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, इसका अध्यक्ष जो है वो बेसिकली सामान्यतः इसका अध्यक्ष जो है, इसका अध्यक्ष जो आएगा वो बेसिकली जनरली सत्ता पक्ष से बना दिया जाता है, सत्ता पक्ष से। और कौन बनाता है? लोकसभा स्पीकर के द्वारा इसको बनाया जाता है। और फिर लास्ट में आप इसमें क्या डाल दोगे? इसके प्रमुख कर्तव्य क्या है, इसके इंपॉर्टेंट राइट्स क्या है? तो नंबर 1, बजट पूर्व जांच करना, बजट पूर्व या बजट की पूर्व जांच करना, मतलब खर्च करने से पहले बजट की जांच करना। साथ ही साथ दोस्तों आपको पता होगा ये एक प्रकार की सुझाव देती है, सुझाव देती है किस बात का? कि किस प्रकार से कम खर्च में, मतलब मितव्ययता के माध्यम से हम जनता के पैसे को बेहतर तरीके से खर्च कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों आपको पता होगा इस कमिटी की रिपोर्ट को उपदेशों की सूची भी कहा जाता है, कि ज्यादा उपदेश मत दे, उपदेशों की सूची भी इसे कहा जाता है। ध्यान रखना, प्रशासन में कार्यकुशलता और किफायत लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों पर सुझाव भी यह समिति देती है। तीसरा पॉइंट आप और डाला, प्रशासन में कार्यकुशलता को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए एवं किफायत लाने के लिए वैकल्पिक सुझाव जो है ये समिति देती है। ये पॉइंट भी आपको यहां पर डालना है। तो सबसे पॉइंट दिया गया। उसके बाद आपको पता है बजट दोनों सदनों से पास नो बजट खर्च हो जाएगा। जब खर्च होगा तो उसकी जांच कौन करती है? उसकी जांच करती है लोक लेखा समिति। इसलिए आप ध्यान रखना, आपसे कोई पूछे कि जांच कौन सी इंपॉर्टेंट है, खर्च करने से पहले वाली या खर्च करने के बाद वाली, तो आपको हमेशा ध्यान रखना खर्च करने के बाद जो जांच होती है वो एग्जैक्टली सही जांच होती है। तो लोक लेखा समिति की भूमिका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या क्या आएगा दोस्तों? सबसे पहले आप लोग ध्यान रखना कि लोक लेखा समिति जिसको हम कहते हैं, जिसको हम पब्लिक अकाउंट कमेटी कहते हैं, वो पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या है? सबसे पहले आप देखिए, अगर आप सबसे पहले थोड़ा सा इसकी इतिहास या इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लिख दोगे कि इस समिति का सबसे पहले गठन 1919 के अधिनियम के अंतर्गत 1921 में पहली बार इस समिति का गठन हुआ और तब से लगातार यह समिति अस्तित्व में है। मतलब यह एक ऐसी समिति है जिसकी इंपॉर्टेंसी का पता इस बात से लगता है कि कमिटी लगातार अपने एग्जिस्टेंस को बनाए हुए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि बजट हर वर्ष आएगा और बजट हर वर्ष आएगा तो बजट खर्च भी होगा और खर्च होगा तो उसकी जांच जरूर संसद करेगी और संसद जिस समिति के माध्यम से इसकी जांच करती है उसे हम कहते हैं लोक लेखा समिति। अब दूसरा, लोक लेखा समिति क्या है? तो इसकी संरचना जरूर पूछी जाएगी और संरचना में आप ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इस समिति में कुल सदस्य कितने होते हैं, टोटल मेंबर कितने होते हैं? तो टोटल मेंबर दोस्तों यहां पर ध्यान रखना, इसमें 22 मेंबर होते हैं, जिसमें बेसिकली 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। 15, 7, 22 जैसे उनकी अनुपात है उनके सदस्यों का उसी आधार पर दिया गया है। और तीसरा, ये जो 15 और 7, 22 है, इनका चुनाव जो है वो बेसिकली संबंधित सदन करता है। मतलब लोकसभा में जो चुन के आ रहे हैं उनका लोकसभा करेगी और जो राज्यसभा में चुन के आ रहे हैं वो संबंधित सदन करेगा। कुल मिला के बात यह है। और किस आधार पे करती है? तो यहां पर आएगा समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर। इनका जो चुनाव है समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर करती है। एकल संक्रमणीय मत यहां पर भी काम करता है। ये एकल संक्रमणीय मत क्या होता है दोस्तों? इसको मैं आपको जब राष्ट्रपति का चुनाव पढ़ाऊंगा तब उसमें आएगा। और इसके सदस्यों का सामान्य कार्यकाल जो है वो 1 वर्ष होता है। उसके बाद आपसे पूछे कि ये जो समिति है इसका अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? तो ध्यान रखना, ये बेसिकली बजट की खर्च करने के बाद जांच करती है। खर्च करने के बाद खर्च किसने किया है?
सरकार ने, सरकार मतलब सत्ता पक्ष, तो जांच कौन करेगा? सामान्यतः इसका अध्यक्ष जो है, सामान्यतः इसका अध्यक्ष जो है वो बेसिकली विपक्ष से बनाया जाता है। इसका अध्यक्ष जो है वो विपक्ष से बनाया जाता है। ये पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखना होगा। 1967 से यह परंपरा चली आ रही है। 1967 से यह परंपरा चली आ रही है कि किसी पार्टी या गठबंधन के पास जिसकी सरकार है उसके पास चाहे कितना ही बहुमत हो, लेकिन कोशिश की जाए कि विपक्ष के किसी सदस्य को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया जाए ताकि वो बेहतर तरीके से उसकी जांच कर सके। अब आएगा कि लोक लेखा समिति करती क्या है, मतलब इसका कर्तव्य क्या है या इसका कार्य क्या है। तो कार्यों को आप बहुत अच्छे से जानने का प्रयास करना दोस्तों। इसके इंपॉर्टेंट वर्क क्या है तो ध्यान रखना। इसका पहला कार्य होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार के लेखा एवं वित्तीय लेखा की जांच करना। दूसरा, बजट के खर्च के बाद जांच करना कि कितना बजट आया था, किस प्रकार से वो खर्च हुआ, उसकी प्रॉपर जांच करना। मतलब इस कमिटी को पोस्टमार्टम कमिटी भी कहते हैं। इस समिति को पोस्टमार्टम कमिटी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये एक प्रकार से गड़े मुर्दों को उखाड़ती है। साथ ही साथ दोस्तों ध्यान रखना, ये तीसरा और इंपॉर्टेंट होगा, ये सीएजी की रिपोर्ट का सूक्ष्म अध्ययन करती है और उसी के आधार पर ये अपनी रिपोर्ट तैयार करती है। मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि जब लोक लेखा समिति जांच करती है तो लोक लेखा समिति दो प्रकार की जांच कर देती है। एक तो सरकार की जांच, और सरकार की जांच का आधार उसका सीएजी की रिपोर्ट होती है, तो इसके माध्यम से इनडायरेक्टली वो सीएजी की भी जांच कर देती है। चौथा आप लोग ध्यान रखना, स्वशासी एवं अर्ध स्वशासी निकायों की लेखाओं की जांच करना। स्वशासी एवं अर्ध स्वशासी लेखाओं की जांच करना, मतलब स्वशासी और अर्ध स्वशासी निकायों के लेखों की जांच करना, और किसी भी प्राप्ति से संबंधित सीएजी के प्रतिवेदन पर विचार करना भी इसमें आपका आएगा। तो ये इसके कार्य का उल्लेख होगा जो आपको लेकिन ध्यान रखना, इसकी अनुशंसाएं परामर्श के रूप में होती है, सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती है। लेकिन ये वो रिपोर्ट है जो रिपोर्ट बेसिकली सरकार का पोस्टमार्टम करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। ये विपक्ष के हाथ में वो हथियार है जिसके द्वारा विपक्ष संसद में जबरदस्त आवाज उठा करके जनता तक उस आवाज को पहुंचाता है। तो ये पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, अब आपसे पूछे कि अगर इन दोनों समितियों का तुलनात्मक अध्ययन करना हो तो तुलनात्मक अध्ययन में आप क्या क्या लिखोगे? मैंने पूरा पढ़ा दिया आपको ये पॉइंट। तुलनात्मक अध्ययन में दोस्तों जो पॉइंट्स मैंने बताए आपको, उन पॉइंट्स को आप दो भागों में डिवाइड कर देना। एक साइड में यहां पर लिख देना प्राक्कलन समिति, और एक साइड में आप लिख देना लोक लेखा समिति। इस टाइप से दोनों पार्ट में आप डिवाइड करना, और डिवाइड करके सबसे पहले आप यहां डाल दोगे उद्देश्य। तो ये बजट खर्च से पूर्व जांच करती है, इसलिए इसकी रिपोर्ट को क्या कहते हैं? उपदेशों की सूची। और ये जो है बेसिकली बजट खर्च के बाद जांच करती है, तो इसको कहते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट। और दूसरा आप अंतर दिखाओगे संरचना के आधार पर। कौन सा? जैसे इसमें 30 मेंबर होते हैं, केवल मेंबर लोकसभा से होते हैं, अध्यक्ष जो है वो बेसिकली जनरली सत्ता पक्ष से ही बनाया जाता है। यहां पर आप लोक लेखा समिति में टोटल 15 मेंबर होते हैं, जिसमें 15 और 7 का रेशियो होता है। 15
लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं, और अध्यक्ष जो है किसको बनाया जाता है, इस आधार पर। ये पॉइंट्स है, और जो मैंने आपको बताया ना, इन दोनों का अध्ययन करके फिर इतिहास बता सकते हो, गठन बता सकते हो, सदन दोनों समितियों के कार्यकाल के आधार पर भी डिफरेंस है, वो तमाम चीजें आप यहां पर डाल दोगे, जो मैंने आपके पीछे चर्चा की है। एक आपसे पूछे कि सार्वजनिक उपक्रम समिति क्या है, पब्लिक एंटरप्राइजेस कमेटी क्या है। ध्यान रखना, जो 2 समितियां मैंने बताई, उन 2 समितियों को संसद की 2 आंख कहते हैं, द 2 आईज ऑफ द पार्लियामेंट। संसद की 2 आंख भी कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, सार्वजनिक उपक्रम समिति जो है उसमें आप लोग यहां ध्यान रखेंगे, इसे संसद की तीसरी आंख भी कहा जाता है, द 3rd आई ऑफ द पार्लियामेंट। संसद की तीसरी आंख किसे कहते हैं, तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, संसद की तीसरी आंख बेसिकली सार्वजनिक उपक्रम समिति को कहा जाता है। ये पॉइंट आपको यहां पर ध्यान में रखना होगा। सार्वजनिक उपक्रम समिति क्या है, सबसे पहले आप बताओगे, जब इसको लिखोगे तो इसकी ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है उसको आपको एक लाइन में बताना है। कैसे? इस समिति का गठन 1964 में कृष्णा मेनन समिति की सिफारिश पर किया गया था। मतलब 1964 से पहले यह समिति एग्जिस्टेंस में नहीं थी। जब नहीं थी तो इसके तमाम काम लोक लेखा समिति ही करती थी, यह आप लोग ध्यान रखना। और उस समय जब यह गठित हुई, उस समय इसमें 1964 में टोटल कितने मेंबर थे? 15 मेंबर थे, जिसमें से 10 आते थे लोकसभा से और 5 आते थे राज्यसभा से। लेकिन 1974 में, आप लोग ध्यान रखना, 1974 में इसकी टोटल संख्या बढ़ाकर 22 कर दी गई, जिसमें से 15 आते हैं लोकसभा से और 7 आते हैं राज्यसभा से। यह पॉइंट भी आपको यहां पर ध्यान रखना है। चुनाव कैसे होता है? चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा जितने हैं, 15 लोकसभा से आएंगे, 7 राज्यसभा से, उनका चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणी प्रणाली के द्वारा होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि सार्वजनिक उपक्रम समिति बेसिकली करती क्या है, तो उस पॉइंट को आपको जरूर दिखाना है इसके उद्देश्य में। तो ध्यान रखना, इसका मेन ऑब्जेक्ट जो है वो बेसिकली सार्वजनिक उपक्रमों की जांच करना। इसका मेन ऑब्जेक्ट जो होगा वो होगा सार्वजनिक उपक्रमों की जांच करना। सार्वजनिक उपक्रमों की जांच करना इसका मेन ऑब्जेक्ट होगा। यह पॉइंट आपको यहां पर डालना है। आपको सार्वजनिक उपक्रम कौन से होंगे? जैसे आईओसी, सेल, गेल, बीएसएनएल, ओएनजीसी, ये सब के सब पब्लिक एंटरप्राइजेस है, उन्हीं को यहां पर ये कहा जाता है। एक लास्ट पॉइंट संसदीय समितियों से रिलेटेड। संसदीय समितियों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो महत्व को स्पष्ट करने के लिए आपको संसदीय समितियों की प्रासंगिकता को दिखाना होगा कि उनकी रेलिवेंसी क्या है। और इस प्रासंगिकता को स्पष्ट करने के लिए आपको तर्क सहित एग्जाम्पल पेश करना होगा कि इस आधार पर कहा जा सकता है कि समितियां इंपॉर्टेंट हैं। यह पॉइंट आपको यहां पर स्पेशली ध्यान में रखना है। अब उसमें उत्तर क्या होंगे? नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट, नंबर 1, पहला, संसदीय समितियों के माध्यम से, संसदीय समितियों के माध्यम से संसद सरकार पर बेहतर नियंत्रण स्थापित कर सकती है। बेहतर
नियंत्रण स्थापित कर सकती है। ध्यान रखना, मंत्री इसके मेंबर नहीं होंगे, क्योंकि मंत्री तो सरकार है। तो पहली बात तो संसद जो है सरकार पर बेहतर नियंत्रण किसके माध्यम से करती है? तो आपका उत्तर जो होगा दोस्तों वो 100% आपका उत्तर यही वाला होगा। संसदीय समिति के माध्यम से संसद सरकार पर बेहतर नियंत्रण करती है। दूसरा आप लोग ध्यान रखना, यह संसद के कार्यभार को कम कर उसे व्यवस्थित कर देती है। संसद के कार्यभार को कम करके उसे व्यवस्थित कर देती है। तीसरा ध्यान रखना, इन संसदीय समितियों में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के मेंबर होते हैं। तो इसके माध्यम से क्या होगा, जैसे मान लीजिए प्राक्कलन समिति में सत्ता पक्ष भी है एवं विपक्ष भी है, तो सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के मध्य सहयोग एवं समन्वय भी इसके माध्यम से स्थापित होता है। कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन किसके माध्यम से भी स्थापित होता है। साथ ही साथ देखो दोस्तों, संसद सदस्यों को एक प्रकार की ट्रेनिंग भी यहां से प्राप्त होती है। संसद सदस्यों को यहां से एक प्रकार का क्या प्राप्त होता है, प्रशिक्षण भी प्राप्त होता है। आगे चलकर जैसे मान लो कि किसी संसद सदस्य को लंबे समय तक वित्तीय समिति का मेंबर बना दिया गया, लोक लेखा समिति का मेंबर बना दिया गया, और यहां से वो जो प्रशिक्षण प्राप्त करेगा, जो अनुभव प्राप्त करेगा, वो आगे चलकर उसके मंत्री बनने में सहयोग करेगा। ये चीज भी यहां पर इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ध्यान रखना, ये प्रशासनिक जटिलताओं को कम करती है। प्रशासनिक जटिलताओं को कम करती है। और लास्ट पॉइंट, लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। लोकतंत्र को ये मजबूत बनाती है। तो ये पॉइंट्स आपको यहां पर ध्यान में रखना होगा। तो ये पॉइंट्स आपके बहुत अच्छे से यहां पर आपको एग्जाम्पल सहित आना चाहिए कि इसका है। साथ ही साथ ध्यान रखना, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। एक बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, और वो है गिलोटिन से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय गिलोटिन? गिलोटिन से आप क्या समझते हो? तो गिलोटिन से संबंधित जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तब आप लोगों को क्या ध्यान रखने की आवश्यकता यहां पर होगी? तो ध्यान रखना, गिलोटिन क्या था? ध्यान रखना, सबसे पहले गिलोटिन बेसिकली एक फ्रांसीसी शब्द है। ये बेसिकली एक फ्रांसीसी शब्द है, और ये एक उपकरण था। ध्यान रखना दोस्तों, गिलोटिन बेसिकली एक यंत्र था जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति को, किसी कैदी को बहुत जल्दी मृत्युदंड दे दिया जाता था, मतलब गला घोट दिया जाता था उसका। तो ये तो आपको लिखना नहीं है, ये तो आपको लिखना नहीं, जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। तो लिखना क्या है, आपको पता है कि बजट जो आता है ना, बजट में कई अनुमानित मदें होती हैं, एस्टिमेटेड फिगर्स होते हैं। उन अनुमानित मद को जब पास कर दिया जाए तो मांग बन जाती है। यह काम करती है प्राक्कलन समिति। और जब मांग को पास कर दिया जाता है तो मांग अनुदान बन जाती है। जैसे मनरेगा योजना के लिए इतना अनुदान चाहिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए इतना अनुदान चाहिए, पेयजल के इतना अनुदान चाहिए, पोस्ट कोरोना से निपटने के लिए इतना अनुदान चाहिए, मेडिकल को मजबूत करने के लिए इतना अनुदान चाहिए, मतलब बहुत सारी फिगर्स होगी। तो अब अनुदान जो है बेसिकली आपको पता होगा, अनुदान जो है प्रत्येक अनुदान की राशि को पास करने के लिए संसद के अंदर एक निर्धारित डेट फिक्स कर दी जाती है। डेट फिक्स कर देती है कि इस दिन ये पास किया जाएगा। लेकिन क्या होता है कि समय के अभाव के कारण, समय के
अभाव के कारण बजट की जिन अनुदानों को, बजट की जिन अनुदान की मांगों को बिना चर्चा के ही पास कर दिया जाता है, पास कर दिया जाता है, तो बिना चर्चा के पास करने की इस प्रक्रिया को गिलोटिन कहा जाता है। ध्यान रखना, गिलोटिन का प्रयोग संसदीय शासन की मूल मान्यता के विरुद्ध माना जाता है, क्योंकि संसदीय मान्यता यह है कि लोकतंत्र के प्रत्येक मत को, क्योंकि जनता का पैसा है, उस जनता के प्रत्येक पैसे पर व्यापक चर्चा के बाद उसको पास करना चाहिए। लेकिन समय के अभाव के कारण अंतिम समय में कुछ अनुदान की मांगों को बिना चर्चा के पास कर दिया जाता है। बिना चर्चा के पास करने की इस प्रक्रिया को गिलोटिन कहते हैं, अर्थात उन मांगों का गला घोंट दिया गया। एक प्रकार से पास तो कर दिया लेकिन उन पर चर्चा नहीं हुई, उसको हम कहते हैं ये वाला। एक आपको पता होगा, एक आपसे पूछे कि परवर समिति क्या है, व्हाट इज सेलेक्ट कमिटी, परवर समिति क्या है और यहां से एग्जामिनेशन पॉइंट में क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो उसको भी दोस्तों आपको यहां पर बहुत अच्छे से ध्यान में रखना होगा। देखो, परवर समिति क्या है कि प्रत्येक विधेयक जिसको अधिनियम बनाया जाएगा उसे संसद के प्रत्येक सदन में रखा जाता है। जब सदन में रखा जाएगा तो सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष पर उस पर तीखी नोकझोंक होती है, मुठभेड़ होती है, बहस होती है। तो उस समय उस विधेयक पर दोनों के मध्य बेहतर सहयोग और समन्वय स्थापित करने के लिए जिस समिति का गठन किया जाता है उस समिति को परवर समिति के नाम से जानते हैं। आगे पूरा ये लिखा हुआ है। आगे आपसे पूछे कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि क्या है, इसको कहते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, यह आपका छोटा भी आ सकता है ऐसे, MPLADS, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के नाम से इसको जाना जाता है। इस योजना की शुरुआत कब से की गई दोस्तों? 1993 से इसकी शुरुआत होती है। जब भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, उनके समय शुरुआत हुई थी। लोकसभा में किसी पार्टी के पास बहुमत नहीं था। इस निधि के अनुसार प्रत्येक संसद को अपने क्षेत्र के विकास के लिए, मैं इसको लिख देता हूं, प्रत्येक सांसद को अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए 2 करोड़ की राशि आवंटित की गई। हालांकि अब इसको बढ़ा दिया गया है। 1993 में 2 करोड़ की राशि बढ़ा दी गई और वर्तमान में इसको बढ़ा करके आपको पता है 5 करोड़ रुपए कर दिया गया है। 5 करोड़ कर दिया गया है। ये राशि जो है वो जिला अधिकारी और सांसद द्वारा साझे के रूप में खर्च की जाती है। जैसे अभी आप देखो, कई सांसदों ने अपनी एमपी के खाते से कोरोना के लिए बड़ी मदद की है, तो वो आपकी इस कारण से ये लगातार चर्चा में है। आधे घंटे की चर्चा से आप क्या समझते हैं? तो मैं इसको सिर्फ बोलूंगा, आगे लिखा हुआ ये कि संसदीय कार्यकारिणी में, संसदीय शासन प्रणाली में सदन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया, जिसके लिए संबंधित सदन के महासचिव को 3 दिन पहले नोटिस देना होता है। मतलब आधे घंटे की चर्चा क्या है? यह संसदीय शासन प्रणाली की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के लिए संबंधित सदन, जैसे लोकसभा है तो लोकसभा के महासचिव को आपको 3 दिन पहले नोटिस देना होगा। 3 दिन पहले नोटिस देना होगा और इसका समय जनरली 5:30 से 6 बजे आयोजित किया जाता है। आधे घंटे की चर्चा होती है। एक सप्ताह में 3 बार आयोजित किया जा सकता है। आधे घंटे की चर्चा के माध्यम से एक प्रकार से विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष का
सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन करके किसी मुद्दे को वहां पर उठाता है। हाफ ऑवर डिस्कशन उसको कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको यहां पर ध्यान रखना होगा। अल्पकालिक चर्चा क्या होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन क्या होता है, तो ध्यान रखना, संसद देश की सर्वोच्च बहस का मंच मानी जाती है। अतः सार्वजनिक महत्व के किसी मुद्दे को सदन के समक्ष उठाया जाता है, जिसके लिए सदस्य को 2 सांसदों के हस्ताक्षर चाहिए और मामले को उठाने के लिए बताने होंगे। साथ ही साथ इसमें व्यापक चर्चा के माध्यम से सरकार की किसी नीति की चर्चा करके सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास इसके माध्यम से किया जाता है। यह भी अल्पकालिक चर्चा का भी मैंने आपको पूरा दे दिया है। एक आपसे पूछे कि नियम 377 क्या है, नियम 377 क्या है, तो दोस्तों यहां पर आप लोग ध्यान रखना, नियम 377 क्या है, तो इसमें आपका उत्तर हो गया कि लोकसभा में जिन मुद्दों को, लोकसभा में, यहां पर मैं आपको लिख देता हूं, नियम 377 क्या है, तो उत्तर होगा लोकसभा में जिन मामलों को प्रश्नकाल, अल्पकालीन चर्चा या आधे घंटे की चर्चा के दौरान नहीं पूछा गया हो, तो वह मुद्दा नियम संख्या 377 के माध्यम से सदन के समक्ष उठाया जा सकता है। तो ध्यान रखना, तो सार्वजनिक महत्व का कोई मुद्दा नियम संख्या 377 के तहत उठाया जा सकता है। इसके लिए स्पीकर को सुबह 10 बजे नोटिस देना होता है, सुबह 10 बजे नोटिस देना होता है और 20 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। मतलब 377 तभी ला सकते हो जब आपके पास 20 सांसदों का समर्थन हो, 20 सांसदों का समर्थन हो। सप्ताह में एक से ज्यादा बार यह मुद्दा नहीं उठाया जा सकता। चर्चा के अंत में संबंधित मंत्री इसका उत्तर देता है, क्योंकि 377 के माध्यम से कोई ऐसा सार्वजनिक महत्व का मुद्दा विपक्ष लेकर आता है जो सामान्यतः सरकार की आलोचना से संबंधित है, सरकार की किसी मंत्रालय की आलोचना से वो संबंधित होता है, तो ये इसमें आएगा। एक अभी लेटेस्ट चर्चा में था नियम संख्या 184 क्या है, नियम 184 क्या है। अगर ये आपसे पूछे है तो इसमें भी वही आएगा कि लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति के बाद, लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति के बाद सार्वजनिक महत्व के किसी मुद्दे को उठाया जा सकता है। चर्चा के लिए निर्धारित समय स्पीकर के द्वारा निश्चित किया जाता है और चर्चा के अंत में, यहां पर ध्यान रखना, चर्चा का समय जो है, चर्चा का समय कौन डिसाइड करेगा? स्पीकर के द्वारा। परंतु यहां पर क्या होगा, चर्चा के बाद मतदान होगा और अगर सरकार के खिलाफ मतदान हो गया तो यह एक प्रकार का अविश्वास प्रस्ताव का रूप ले सकता है। इसलिए सरकार सामान्यतः इसको टालने का प्रयास करती है। नेक्स्ट पॉइंट, एक आपसे पूछे धन्यवाद प्रस्ताव से आप क्या समझते हैं? धन्यवाद प्रस्ताव सबसे पहले आपसे पूछे कि सर धन्यवाद प्रस्ताव को इंग्लिश में कहते क्या है? तो धन्यवाद प्रस्ताव होता है मोशन ऑफ थैंक्स।
मोशन ऑफ थिंग्स के नाम से इसको जाना जाता है। और ये कब आता है दोस्तों? तो ये बेसिकली सामान्यतः नव निर्वाचित लोकसभा में आता है। जैसे ही नई लोकसभा चुनकर आती है, उस नव निर्वाचित लोकसभा में मोशन ऑफ थिंग्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि किस नियम के तहत आता है, तो यहां पर यह बेसिकली नियम संख्या 87 के तहत, नियम संख्या 87 के तहत आता है। और एक आपको पता होगा, सॉरी, आर्टिकल जो 87 है, यहां पर नियम संख्या नहीं, थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखना, आर्टिकल 87 के तहत राष्ट्रपति नवनिर्वाचित लोकसभा के पहले सत्र को संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं। राष्ट्रपति नवनिर्वाचित लोकसभा के पहले सत्र को संबोधित करते हैं और उसी दौरान ये लाया जाता है। तो ये आपका होगा मोशन ऑफ थैंक्स के रूप में आता है। धन्यवाद प्रस्ताव आता है। एक आता है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। क्या है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? कई बार हिंदी में नहीं आएगा, इसी को हम कहेंगे कॉलिंग अटेंशन मोशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। कॉलिंग अटेंशन मोशन। और ध्यान रखना, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ये बेसिकली संसदीय प्रक्रिया में भारत की देन माना जाता है। संसदीय प्रक्रिया में भारत की देन माना जाता है। संसदीय प्रक्रिया में यह भारत की देन माना जाता है। और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्या होता है? इस प्रस्ताव के द्वारा सार्वजनिक महत्व के किसी मुद्दे पर किसी मंत्री का ध्यान आकर्षित किया जाता है। इसी को हम कहते हैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। तो यह पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और एक होता है दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव। यह प्रस्ताव सामान्यतः कहां लाया जाएगा? पहली बात तो इसको हम कहेंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन। इसी को हम कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। ध्यान रखना दोस्तों, इसका उल्लेख जो है, क्या संविधान में इसका उल्लेख है? तो संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। और कहां लाया जाता है दोस्तों? तो ये लाया जाता है लोकसभा के अंदर। नियम संख्या कौन सी नियम के तहत आएगा ये? तो आएगा दोस्तों ये नियम संख्या 198 के तहत आता है। नियम संख्या 198 आता है। और सामान्यतः कौन लेके आएगा? तो सामान्यतः विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। कब? जब सरकार उत्तरदायित्व का पालन नहीं कर रही हो। जब सरकार उत्तरदायित्व का पालन नहीं कर रही हो। और दोस्तों, अगर उत्तरदायित्व का पालन नहीं कर रही हो या सरकार के पास बहुमत ना हो, तो उस स्थिति में विपक्ष चाहता है कि आप बहुमत को सिद्ध कीजिए, और उस समय यह प्रस्ताव लाया जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपसे यह पूछे दोस्तों कि संकल्प और प्रस्ताव में अंतर क्या है? डिफरेंस बिटवीन रिजोल्यूशन एंड मोशन। तो आप लोग ध्यान रखना, एक मैंने पॉइंट यहां पे लिखा संकल्प और एक मैंने लिखा प्रस्ताव। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इंग्लिश मीडियम के होंगे, वो ध्यान रखना,
संकल्प को रिजोल्यूशन कहते हैं और प्रस्ताव को मोशन कहते हैं। प्रस्ताव को मोशन कहते हैं। संकल्प में 3 पॉइंट ध्यान रखना। नंबर 1, जिस प्रस्ताव को सदन स्वीकार कर लेता है, जिस प्रस्ताव को सदन स्वीकार कर लेता है उसे संकल्प कहते हैं। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया, उसे संकल्प कहते हैं। और जबकि आप लोग ध्यान रखना, जो प्रपोजल होता है, प्रस्ताव संसद के सदन द्वारा स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है। स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है। अगर स्वीकार हो जाएगा तो वो संकल्प बन जाएगा। अगर संकल्प आ गया है तो संकल्प पर मतदान अनिवार्य होगा। अगर प्रस्ताव आ गया है तो प्रस्ताव पर मतदान अनिवार्य नहीं होता है। और तीसरा, ध्यान रखना, विषय वस्तु के आधार पर भी इनमें अंतर होता है। विषय वस्तु का अंतर और प्रक्रिया का अंतर भी दोनों के अंदर पाया जाता है। ये पॉइंट आपको तीसरे में डालना है। नेक्स्ट पॉइंट, निंदा प्रस्ताव क्या है? निंदा प्रस्ताव क्या है तो ध्यान रखना, यह भी सबसे पहले शुरुआत क्यों, यह भी संसदीय शासन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव मतलब मोशन है। कहां लाया जाएगा? जनरली ये लोकसभा में लाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है किसी मंत्री की आलोचना। हालांकि हमारे यहां पर इंडिविजुअल मंत्री को नहीं हटा सकते, यहां पर तो जो अविश्वास प्रस्ताव आता है वो पूरे पे आता है। तो निंदा प्रस्ताव के माध्यम से एक प्रकार से किसी मंत्री की आलोचना की जाती है, जिसका उद्देश्य, मंत्री की आलोचना के माध्यम से उद्देश्य क्या होगा? सरकार की आलोचना करना होता है। सरकार की आलोचना करना है। इस प्रस्ताव के पास होने से सरकार नहीं गिरती है। ध्यान रखना, यदि यह प्रस्ताव पास भी हो जाए तो सरकार नहीं गिरती है। तो यह पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखना होगा। तो यह निंदा प्रस्ताव होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक बहुत अधिक चर्चा में चल रहा है दोस्तों, दल बदल विरोधी कानून क्या है? और एक क्वेश्चन यह भी पूछा गया है कि वर्तमान में आप देख रहे हो भारत की राजनीति एक बहुत बड़े उथल के दौर से गुजर रही है। यहां पर सबसे पहले आप देखो इस क्वेश्चन के डायमेंशन कितने कितने हैं। नंबर 1 पूछा गया है दल बदल क्या है। सबसे पहले तो आप ये बताओगे, सबसे पहला तो होगा दल बदल क्या है। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका आएगा इसी में कि दल बदल विरोधी कानून क्या है। दल बदल विरोधी कानून क्या? देखो, आप जब तक किसी क्वेश्चन को तोड़ोगे नहीं तब तक आप उसको बहुत बेहतर तरीके से लिख नहीं पाओगे। तो दूसरा आपका होगा दल बदल विरोधी कानून क्या है। और फिर उसके बाद आप
थोड़ा सा भूमिका में लिख देना, ये लगातार चर्चा में क्यों है, चर्चा में क्यों, और एक आ जाएगा इसका प्रमुख प्रावधान। तो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस कानून के प्रमुख प्रावधान क्या है, प्रमुख प्रावधान क्या है। तो ये वाले पॉइंट तो से जुड़ जाएंगे, लेकिन जैसे आप ये लिखोगे दल बदल क्या है, फिर यहीं पर आप डाल दोगे ये चर्चा में क्यों है, चर्चा में क्यों, और उसके बाद दोस्तों आप ये वाला, मतलब सबसे पहले उत्तर दोगे आप, मैं आपको एकदम चिन्हित कर देता हूं, सबसे पहले आप इसका उत्तर दोगे, फिर इसको आप जोड़ोगे इसके साथ, फिर उसके बाद आएगा उत्तर में ये वाला पार्ट, और फिर आ जाएगा इसके बाद ये वाला पार्ट। ये आपका उत्तर का क्रम इस प्रकार से रहना चाहिए। अब सबसे पहले आप कहोगे सर दल बदल क्या है, तो दल बदल का ये जो पॉइंट है ये स्पेशली पार्षद सरपंच से नहीं है, ये बेसिकली एमपी और एमएलए से रिलेटेड है। किससे किससे रिलेटेड है, एमपी और एमएलए। क्या होगा कि जब कोई संसद सदस्य ब्रैकेट में एमपी या राज्य विधानसभा का सदस्य चुनाव जीतने के बाद जिस पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीतकर आया है उसको छोड़कर यदि किसी अन्य पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो इसे दल बदल कहा जाता है, इसे दल बदल कहा जाता है। 1990 के दशक में, 1980 के दशक में जब एक दलीय पार्टी का पतन शुरू हुआ, भारत में केवल एक पार्टी का शासन था पहले कांग्रेस का, जब उसका डिक्लाइन होने लगा और पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों को जब एमपी या एमएलए को केंद्र या राज्य स्तर पर मंत्री नहीं बनाया जाने लगा, तो अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए वो अपने मूल दल को छोड़ करके दूसरे दलों में जाने लगे। ये एक प्रकार से लोकतंत्र का पतन तो था ही था, साथ ही साथ ये प्रजातांत्रिक चुनाव में जनता के साथ भी एक प्रकार का धोखा था। और वर्तमान में मध्य प्रदेश, बंगाल, कर्नाटक जैसे राज्यों में लगातार दल बदल की घटनाएं हुई है। साथ ही साथ वर्ष 2019, 20 और 21 लगातार राजस्थान के अंदर भी दल बदल के बादल लगातार मंडरा रहे हैं। इवन बहुजन समाज पार्टी के 6 एमएलए कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, उसके लिए हाईकोर्ट में मसला चल रहा है। तो ये आप चर्चा वाला पॉइंट बता दोगे। उसके बाद बताओगे कि दल बदल कानून क्या था, तो ध्यान रखना हमारे संविधान में लाया गया था 52वां संविधान संशोधन विधेयक, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। और आप कहोगे सर ये किस सरकार के द्वारा गया था, राजीव गांधी सरकार के समय ये 52वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था। 52वां संविधान संशोधन, और 52वां संविधान संशोधन कब आया दोस्तों, 1985 में। और इसके द्वारा संविधान के अंदर कौन सी अनुसूची जोड़ी जाती है, तो उत्तर होगा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। और इसमें तमाम दल बदल कानून जो है इसमें रखे गए। साथ ही साथ इसमें जब कुछ लगा कि कुछ कमियां और रह गई है, तो फिर 91वां संविधान संशोधन अधिनियम, 10वीं अनुसूची में संशोधन कुछ किए गए थे। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम। आप कहोगे सर ये अधिनियम कब आया था, तो ये बेसिकली 2003 में ये आया था, 2003 के अंदर आया था। तो आज की जो 10th शेड्यूल है, 10वीं अनुसूची है, वो 10वीं अनुसूची का निर्माण जो है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया, और उसमें जो कमियां रह गई थी उसको 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दूर किया गया। ये पॉइंट तो आपको यहां पर लिखना है। अब इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या है वो आप इसके माध्यम से लिखोगे। जैसे किसी भी सदन का सदस्य, ध्यान रखना सदन का सदस्य होगा उसी पर लागू होगा,
किसी आम पार्टी के कार्यकर्ता पर लागू नहीं होगा। किसी भी सदन का सदस्य, लोकसभा का, राज्यसभा का, विधानसभा का, विधान परिषद का, जो किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, वो उस सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य माना जाएगा यदि वो स्वेच्छा से किसी और राजनीतिक दल को ज्वाइन कर लेता है या अपने दल के निर्देशों के विपरीत जाकर वह किसी और पार्टी के पक्ष में वोटिंग करता है और इस बात के साक्ष्य वो पार्टी लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष को उपलब्ध करा दे तो वह अयोग्य माना जाएगा। इसका निर्धारण जो है वो बेसिकली लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा का अध्यक्ष करता है। दूसरा, यदि कोई निर्दलीय एमएलए, पहला तो हो गया एक एमएलए एमपी जो किसी पार्टी से संबंधित हो और वो किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर ले। दूसरा, यदि कोई निर्दलीय भी, ध्यान रखना, इंडिपेंडेंट, यदि कोई निर्दलीय सदस्य किसी सदन की सदस्यता से अयोग्य हो जाएगा यदि वह निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद किसी पार्टी में शामिल हो जाता है। मतलब एक निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद किसी पार्टी में शामिल नहीं हो सकता, वो किसी पार्टी को सपोर्ट कर सकता है, शामिल नहीं हो सकता। तीसरा, आप लोगों को पता है कि संसद में बहुत सारे सदस्य मनोनीत सदस्य हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर राज्यसभा में मनोनीत सदस्य है। तो इसमें क्या होगा, किसी सदन का मनोनीत सदस्य उस सदन की सदस्यता से अयोग्य हो जाएगा यदि वह उस सदन में अपना स्थान ग्रहण करने के 6 माह बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है। कोई मनोनीत सदस्य बनने के 6 महीने बाद अगर वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो वह अयोग्य माना जाएगा। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, क्या यदि किसी पार्टी के 1/3 सदस्य, यदि किसी पार्टी के 1/3 मेंबर, 1/3 निर्वाचित मेंबर उस दल की सदस्यता को त्याग करके दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं तो ये दल बदल नहीं माना जाएगा बल्कि उस दल का विखंडन माना जाएगा। ये उसका स्प्लिट ऑफ द पार्टी माना जाएगा। और इसका निर्धारण कौन करेगा, तो दल बदल से उत्पन्न प्रश्नों का निपटारा सदन का अध्यक्ष करता है। जैसे विधानसभा में विधानसभा का अध्यक्ष करेगा, लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। परंतु फिर भी कानूनी रूप से अगर कहीं लगता हो कि उसके साथ अन्याय हुआ है तो वो न्यायपालिका का दरवाजा खटखटा सकता है। और ये लगातार चर्चा में इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। तो ये पूरा नोट्स आपको यहां पर है, जो मैंने जितना पढ़ाया है उसका बहुत बेहतरीन नोट्स भी आपके सामने दिया गया है, जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। सबसे पहला नोट था राज्यसभा की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन, फिर दूसरा लोकसभा के समान स्थिति, फिर तीसरा आपका हो जाएगा राज्यसभा की विशेष शक्तियां, स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा, फिर आपका संसदीय विशेषाधिकार क्या है उसका मैंने बताया था, फिर राज्यसभा की प्रासंगिकता क्या है इसका पूरा मैटर आपके पास, संसदीय समितियां क्या है उसके पर, स्थायी समितियां किस प्रकार से अपना काम करती है, उसके कितने प्रकार हैं, कौन कौन से प्रकार है उसको भी मैंने नोट्स के रूप में दिया है। महत्वपूर्ण स्थायी समितियों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपके सामने प्रेजेंट की गई है, वो भी आप देख लेना। प्राक्कलन समिति क्या है, सार्वजनिक उपक्रम समिति क्या है, और सबसे बड़ी बात संसदीय समितियों का महत्व क्या है, यह भी आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया है। फिर गिलोटिन किसे कहते हैं, परवर समिति क्या कहती है, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि क्या है और उसकी विशेषताएं क्या है। जैसे मैंने तो आपको केवल 15 शब्दों में बताया, लेकिन मैंने विशेषताएं पूछे तो ये विशेषताएं भी आपको नोट्स में पूरी तरीके से दी हुई है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। फिर आधे घंटे की चर्चा, अल्पकालिक चर्चा, 377 क्या है, नियम 370 184 क्या है, ये सब जो है आपको बहुत बेहतर तरीके से यहां पर मिलेंगे। दोस्तों आज इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और उस टॉपिक की संपूर्ण 15, 50 और 150 शब्दों की आंसर राइटिंग के साथ। आज नव भारत निर्माण के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं दौलत खान आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।